नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। मैं हूं राजमोहन तिवारी और जिस तरीके से बिहार में अभी उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी बीते दिनों से बढ़ी हुई थी, आज जाकर संपन्न हो गई है। यानी प्रचार प्रसार आज संपन्न हुआ। लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इसके साथ ही चिराग पासवान, दोनों डिप्टी सीएम, पूरा कुनबा बिहार की राजनीति का इन 4 सीटों पर लग गया था। आप पहले से जानते होंगे 3 सीटें INDIA गठबंधन की है, 1 सीट NDA की है, लेकिन एक दूसरे के सीटों को झटकने की कोशिश इस बार दोनों ही खेमों की तरफ से खूब की जा रही है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी की भी खूब हुई। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में जो रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी की लड़ाई इतने दिनों से हो रही है? देखिए, बाकी की जो पार्टियां हैं NDA और इंडिया गठबंधन, तो ये दोनों तो जो उनके तौर तरीके हैं परंपरागत तौर तरीके से उस हिसाब से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें नयापन कुछ नहीं है। जैसे जातीय आधार पर अपनी ताकत को बढ़ाना और कैसे नए जातियों को, कुनबों को अपने साथ जोड़ना, इसी रणनीति पर वो चल रहे हैं। सब दोनों गठबंधन अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं जनता के बीच। मगर सबसे बड़ी चुनौती ये चुनाव है जनसुराज के लिए, क्योंकि जनसुराज को अपनी ताकत दिखलानी है। और प्रशांत किशोर ने काफ़ी मेहनत की है, 2 साल तक लगातार वो घूमे हैं गांव-गांव में और उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके के मुद्दे उठाए हैं जो अब तक बिहार की राजनीति में नहीं उठते थे। बिहार की राजनीति में वो एक घिसे टूटे मुद्दे और तू मैं एक दूसरे की टांग खिंचाई, नीचा दिखाना, तो तू चोर तो मैं चोर, ये ट्रेंड यहाँ चलता रहा है। मगर प्रशांत किशोर इन सब से अलग हटकर बिहारी लोगों के आत्मसम्मान, उनके विकास, उनकी सुरक्षा और स्टेट के डेवलपमेंट को मुद्दा बनाया है। तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या बिहार की जनता इस मुद्दे को स्वीकार करती है जो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल तरीके से जो चुनाव लड़े जाते हैं ट्रेडिशनल पार्टियों के द्वारा, वही मुद्दे उसको भाएंगे। ये चुनाव में तय होता है। जनता का भी टेस्टिंग है, जनता की भी टेस्टिंग है, प्रशांत किशोर की भी टेस्टिंग है और बाकी दलों के नेताओं की भी टेस्टिंग है। ये एक प्रयोग है, ये चुनाव उपचुनाव नहीं है, ये बिहार की जनता का मन मिजाज और मूड भांपने का प्रयोग है 2025 से पहले। बिल्कुल। और इस प्रयोग में प्रशांत किशोर सफल होते हैं तो वो स्कोर करेंगे 25 के आम चुनाव में। अगर वो नाकाम होते हैं और उनके उम्मीदवारों की स्थिति बहुत ही बुरी होती है इस उपचुनाव में, तो ये तय मानिए कि 25 के चुनाव में भी उनके लिए बहुत अच्छा होने नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अब रविरंजन जी से भी इस पर बात करेंगे। लालू यादव लोकसभा चुनाव में केवल अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार किए। इस बार के उपचुनाव में महज 1 सीट बेलागंज में गए। जिस सीट को सबसे ज्यादा राजद सेफ मान रही थी, उसी सीट पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। सुरेंद्र यादव 34 साल के विधायक बेटे को मैदान में उतारा, लेकिन कहा गया कि मुस्लिम वोट जो है अब उनको पूरी तरह छोड़ गया। जनसुराज के साथ थे, ओसामा को उतारा गया, रैली में हंगामा हो गया। और आज लालू यादव ने जो एकजुट रहने की बात बेलागंज में कही है, क्या वो असर छोड़ पाएगी? क्योंकि खबर है कि यादव भी अब थोड़े बहुत उनसे खिसक गए। लालू प्रसाद यादव का बेलागंज जाना ही बताता है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी टीम को ये पता चल चुकी है कि मुस्लिम मतदाता अब उनके जो पॉकेट में रहते थे, अब वो उनके गिरफ्त से बाहर निकलने को आतुर हैं और निकल रहे हैं। इसके पहले एक अंदेशा पहले ही पार्टी को हो गई थी, जब शुरुआती दौर में ही जगदानंद सिंह ने एक पत्र लिखकर लोगों को ये कहा था कि कोई नहीं जाए जनसुराज में, अपने दल के लोगों को कहा था। अब देखिए, मुस्लिम मतदाता वहाँ ओवैसी के टीम के भी लोग खड़े हैं बेलागंज, वहाँ से भी एक प्रत्याशी है, लेकिन ओवैसी को लोगों ने नकार दिया। लेकिन जनसुराज के प्रत्याशी को जन समर्थन वहाँ मिल रहा है। तो लालू प्रसाद यादव को बेलागंज जाने का मतलब ये है कि वहाँ सुरेंद्र यादव
के प्रति भी लोगों में एक वो है कि उनको लोग नहीं चाहते, और बहुत असमंजस की स्थिति है, क्योंकि एक दूसरा प्रत्याशी भी यादव प्रत्याशी है वहाँ पर। तो यादव के वोट में भी बंटवारा और मुस्लिम वोट में भी बंटवारा। तो तेजस्वी यादव एकमात्र सेनापति हैं जो INDIA गठबंधन में, जो चुनाव प्रचार में धुआंधार अपना जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। लालू प्रसाद यादव वहां गए, इसका माने उनको शक है, उनको अंदेशा है कि यहाँ की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। 3 सीटें INDIA गठबंधन की हैं और 1 NDA की है, और 3 में अगर वो एक सीट अगर नहीं बचाएंगे तो इसको तो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, और लिटमस टेस्ट भी है ये प्रशांत किशोर का भी और INDIA गठबंधन का भी। तो ये बड़ी मुश्किल में है। लालू प्रसाद यादव का वहां जाना ये बताता है कि निश्चित रूप से MY समीकरण उनका बिखरता हुआ दिख रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उनको ये अंदेशा हो गया है। आप भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, लालू प्रसाद का जाना ये बताता है कि स्थिति गंभीर है, और जो इंडिया गठबंधन है या जो राजद है उसकी स्थिति गड़बड़ लग रही है। जो सुरेंद्र यादव इतने लंबे समय के विधायक, आज कोई हरा ही नहीं सकता उन्हें बेलागंज में। जब जनता का मूड बनता है तो बड़े बड़े तुर्रम खां धराशायी हो जाते हैं। तो सुरेंद्र यादव भी अगर चुनाव उनके पुत्र हार जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा होता रहा है, पहले भी होता रहा है, बड़े बड़े धुरंधर हारते रहे चुनाव। तो वहाँ जो MY समीकरण है बेलागंज में, वो टूटता हुआ दिख रहा है। अभी तक तो यही स्थिति है। मुस्लिमों का एक बड़ा तबका प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के साथ है। लालू यादव के आज जाने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। लालू यादव, आप तय मानिए कि आज भी बिहार के यादव और मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं, और ज़्यादातर वोट इस दोनों कम्युनिटी का उनको मिलता है, और उनकी बातों को ध्यान से उस समुदाय में सुना जाता है। तो इसलिए लालू प्रसाद के जाने का असर पड़ेगा। जो यादव वोट टूट रहे थे वो भी संभलेंगे, फिर से वापस लौटाने की कोशिश होगी। जो मुस्लिम छिटक के जा रहे हैं उनको भी फिर से जोड़ने की कोशिश में लालू यादव वहां गए हैं। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये तो जब वोटिंग के दिन पता चलेगा, या फिर रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि लालू के जाने का इफेक्ट कुछ हुआ। बेलागंज में मुसलमान इस बार निर्णायक भूमिका में। अब दूसरी जो बगल की सीट है इमामगंज, जीतन राम मांझी विधायक थे, सांसद बन गए तो खाली हो गई। बहू को उतारा तो परिवारवाद के भी आरोप लगे। जन सुराज ने एक पासवान समाज से आने वाले को प्रत्याशी बना दिया है। तो रोशन मांझी राजद के उम्मीदवार है। आपको क्या लगता है, क्या वहां पर भी त्रिकोणीय फाइट होगी? देखिए, जो 4 में 3 सीटें जो हैं वहां पारिवारिक प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई है। उसमें इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, ये 3 सीटें जो है पारिवारिक प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं, जगदानंद सिंह वहाँ रामगढ़ से, बेलागंज से सुरेंद्र यादव, और जीतन राम मांझी इमामगंज से। वहाँ उनकी बहू खड़ी हैं। और मजे की बात यह है कि उसी मंच से प्रधानमंत्री और दूसरे नेता परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के, और उन्हीं के संरक्षण में परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। तो इसको अब क्या कहिएगा, यही राजनीति है कि कहना कुछ करना कुछ। तो ये वहाँ ये जरूर है कि उनकी भी इमेज है। दीपा मांझी, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो सोशल वर्क में लगी रहती हैं, महिलाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए, हाँ, कुछ चलाती रहती हैं कार्यक्रम तरह तरह के, और जिला परिषद में भी शायद वो एक बार चुनी गई हैं। तो उनका असर है। मगर रोशन मांझी को भी आप कम नहीं आंक सकते। जो राजद के उम्मीदवार हैं वो भी स्थानीय हैं और बहुत मजबूती से वहाँ लगे हुए हैं, और काफी दिनों से हैं उस क्षेत्र में। मांझी जी की राह आसान नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो जन सुराज के उम्मीदवार हैं। वो ग्रामीण डॉक्टर हैं वहाँ, और 20-25 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और काफ़ी मदद करते हैं लोगों की। उनकी छवि यही है कि मदद करते हैं वो, कम पैसे में इलाज करना। तो वो भी वहाँ एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आए हैं। मगर फिर भी ये लगता है कि भाई केंद्रीय मंत्री की बहू है, ये जीतेगी तो 10 तरह का काम होगा, और बिहार सरकार की भी नज़र होगी इस इलाके पर। वो बहुत पिछड़ा इलाका रहा है, नक्सली प्रभावित रहा है, बड़ी मुश्किल से वहाँ नक्सलियों को खदेड़ा गया है वहाँ से। तो ये एक फैक्टर है जो लोगों को प्रभावित करता है। ये इमामगंज की सीट लंबे समय से राजद से दूर रही है। हाँ, पहले उदय नारायण चौधरी जी थे तो वो जदयू के सिंबल पर लड़ते थे। जब राजद के सिंबल पर आए तो लगातार चुनाव हार गए। उदय नारायण चौधरी भी राजद ही की
सीट से जीते थे, पहले टिकट से जीते थे पहली बार। उसके बाद फिर उन्होंने दल बदला, फिर तब से वो हारते रहे। जदयू से जीते एक बार, फिर टिकट नहीं दिया जदयू ने दोबारे, तो फिर वो बेटिकट हो गए। उसके बाद फिर एक बार लड़े किसी दूसरी पार्टी से, हाँ, तो वो हार गए। तो इसलिए अब वहाँ एक तरह से उनकी पकड़ कमजोर हो गई और वो एक तरह से राजद का मजबूत आधार बन गया। क्या माना जाए कि पासवान समाज किसके तरफ जाएगा? ये चिराग पासवान के लिए भी इस बार है कि क्या पासवान वोटरों को वो एनडीए के पक्ष में करा पाते हैं, क्योंकि जनसुराज ने जो कैंडिडेट दिया है वो पासवान समाज का है। देखिए, पासवान समाज के एक कैंडिडेट को देकर ये प्रशांत किशोर ने जरूर उसको तोड़ने की कोशिश की है, पर जीतन राम मांझी, माने मांझी दो प्रत्याशी हो गए, एक रोशन मांझी, जीतन राम मांझी। भूइयां जाति के जो लोग हैं वो जीतन राम मांझी के पक्ष में हैं। मांझी में भी दो भाग में बट गया है। पासवान वोटर चिराग पासवान को छोड़कर दूसरे कहीं वोट देने जाता नहीं जाएगा। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में बड़ा कसमकस हो गया था। देखिए, चिराग पासवान निश्चित रूप से उन्होंने इमामगंज में कोई सभा नहीं की है और इस बात की चर्चा भी बहुत जोरों पर हुई कि वो उनकी खटपट चल रही है जीतन राम मांझी से, इसलिए वहां उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। हालांकि दूसरी सभाओं में वो एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए के सभी प्रत्याशी जीतेंगे, चिराग पासवान ये कहते रहे। और निश्चित रूप से पासवान मतदाताओं, नीतीश कुमार ने ये शर्त जो एनडीए की बैठक अभी हाल में हुई है उसमें उन्होंने खास तौर पर ये कहा कि सभी अपने अपना वोट पोलराइज वो कराएं और पोल कराएं। तो ये एक टास्क जो दिया गया था कि चुनाव में अपने वोटर्स को आप पोल कराइए, ये नहीं कोई ये जदयू का है और ये उसका है। नीतीश कुमार ने टास्क दिया है और इसका पालन सबको करना है और लोग कर रहे हैं, क्योंकि तरारी में सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव कराया। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा कि ये नहीं हो कि ये जदयू के हैं और उसके हैं, सब एनडीए के हैं। तो चिराग पासवान ने भी अपने कई सभाओं में स्पष्ट किया है कि एनडीए के पक्ष में मतदान करना है। तो वहां पर पासवान वोटर एक जन स्वराज का प्रत्याशी वो पासवान खड़े हैं। प्रमुखता अगर देखेंगे मतदाताओं की तो भूइयां जाति के मतदाता ज्यादा हैं, जो मांझी हैं, जिसमें दो प्रत्याशी खड़े हैं, एक रोशन मांझी हैं और एक दीपा मांझी हैं। लेकिन पासवान मतदाताओं में बिखराव हो जाएगा, हमको ऐसा नहीं लगता है। चिराग पासवान की और उनकी व्यक्तिगत जो भी हो या एनडीए में कद किसका बड़ा हो, इसको लेकर जो एक जद्दोजहद दोनों लीडर्स में चल रही है, लेकिन उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा, हमको ऐसा नहीं लगता। सवाल है कि पासवान कैंडिडेट सामने से खड़ा है, तो क्या विरोध जो वहां पर पासवान समाज के वोटर हैं उन्हें एकजुट करने की और एनडीए के पक्ष में लाने के लिए चिराग को वहां नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था, और यही जो पेच है ये राजग के लिए यानी एनडीए के लिए महंगा पड़ सकता है वहाँ, क्योंकि जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक 2-3 बार इन लोगों ने आग्रह किया, हम पार्टी ने, हाँ, चिराग से आग्रह किया कि आप चलिए वहाँ सभा कीजिए, मगर इन्होंने कुछ बहाना बना के टाल दिया। मुख्यमंत्री ने इसी वजह से मीटिंग बुलाई थी और सबसे एकजुट होकर के प्रचार करने का आग्रह किया था, उसका कोई असर नहीं दिखा चिराग पासवान पर। चिराग पासवान इसलिए भी थोड़े अलग थलग होंगे कि उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, 4 सीट पर कहीं लोजपा का उम्मीदवार नहीं है। तो ये चिराग पासवान और ये मांझी जी, इनके बीच अहंकार की लड़ाई है। बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता कौन, इसकी लड़ाई है, और इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि जीतन राम मांझी का कद ज्यादा बड़ा। केंद्रीय मंत्री दोनों हैं, चिराग भी हैं और जीतन राम मांझी जी भी हैं। तो अब ये आपसी प्रतिद्वंदिता है और कई मुद्दों पर दोनों ने अलग अलग स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि दलितों को के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो, चिराग उसके विरोध में थे। दलित संगठनों ने भारत बंद कराया था, उस बंद के समर्थन में थे। चिराग पासवान खुल के बयान दिया था, जबकि जीतन राम मांझी इस पक्ष में है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और दूसरे कि उन्होंने पशुपति पारस के पक्ष में कई बार बयान दिए, बिहार में भी दिया था। तो ये जो आदमी पशुपति पारस के साथ खड़ा दिखेगा, चिराग पासवान उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये वजह है, बड़ी वजह है, इसके चलते वहां नहीं गए। अगर वो हार जाते हैं, हम का उम्मीदवार इमामगंज हार गया,
तो ये सबसे बड़ी जीत राजद की नहीं होगी, सबसे बड़ी जीत चिराग पासवान की होगी। तो ये पेंच फंसा हुआ है। अब इसमें भाजपा और जदयू को एक्टिव रोल लेना चाहिए था, चिराग पर दबाव डाल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहना चाहिए था कि आप चलिए हमारे साथ वहाँ प्रचार करने, तो वो नहीं कर पाए। भाजपा एनडीए की करता धरता है, उसको भी दबाव देना चाहिए था। हो सकता है कि उनके भी दबाव को इन्होंने कुछ ये करके कर दिया हो। अच्छा, ये इन 2 सीटों की बात की, अब हम बात शाहबाद की कर लेते हैं। तरारी और रामगढ़, हाल में लोकसभा चुनाव हुआ था, शाहबाद से एनडीए साफ हो गया। अब उसमें पवन सिंह फैक्टर बना, कुशवाहा समाज फैक्टर बना, ये अलग चर्चा है। लेकिन सवाल है कि क्या वो फैक्टर आज भी काम किया? क्या तरारी में वो फैक्टर आज चलेगा? क्या रामगढ़ में वो फैक्टर आज चलेगा? नहीं, अब वो फैक्टर नहीं चलेगा, वो अतीत का अध्याय हो गया। जो तरारी के लोग जो कह रहे थे, जो मीडिया में भी आया है वो, कि अब वो पुरानी गलती वो नहीं करेंगे। उस समय भावावेश में बह गए लोगों ने और एनडीए के खिलाफ वोट किया, मगर इस बार वो फिर से वापस लौट आए हैं। अच्छा। और ये एनडीए के लिए संतोष की बात है, राजद के लिए चिंता का विषय है। अच्छा। मगर दिक्कत ये है कि बीजेपी के पास वहां तरारी में कोई कैंडिडेट नहीं था। बोरो प्लेयर के सहारे वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील पांडे लोजपा में थे, वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। जब पता चला कि ये सीट बीजेपी की है, वही उम्मीदवार देगी, तो बीजेपी में आ गए। तो उन पर केस मुकदमे इतने हैं, उससे बचने के लिए बीजेपी ने उनके पुत्र को उम्मीदवार बना दिया अपना। तो बोरो प्लेयर के सहारे आप लड़ रहे हैं। तो अब भाजपा का जो कैडर है, जो पिछले चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के लिए वहां लगा था, वो कितने मन से उसका साथ दे पाएगा, बोरो प्लेयर का कितना उसके लिए काम करेगा वहां, ये देखने वाली। लेकिन यहाँ सवाल है कि 2020 में जब चुनाव हुआ था, तो जिन्हें कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी। सुनील पांडे निर्दलीय दूसरे नंबर पर थे। तो क्या बीजेपी के पास सुनील पांडे के अलावा कोई ऑप्शन था? देखिए, तरारी में बात यह है कि एक समय मैंने 2000 से ही, जब समता पार्टी से लड़े थे, फिर जदयू से भी, तो सुनील पांडे के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता था। सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनका भय भी था, और दूसरा कोई उनके खिलाफ खड़ा होने का नाम नहीं लेता। कौशल विद्यार्थी ने हिम्मत दिखाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने ये देखकर उनको टिकट दिया था कि चलिए एक व्यक्ति तो खड़ा हुआ जो हिम्मत दिखाकर इनके खिलाफ लड़ रहा है, तो उनको टिकट दिया गया था एक प्रयोग के तौर पर। हालांकि वो 13,000 कुछ वोट लेकर आए थे। इस बार स्थिति दूसरी है, लोगों को मुक्ति पाना है माले से। अच्छा। वहाँ का अगड़ी जाति, सवर्ण जाति के लोग माले से मुक्ति पाना चाहते हैं कि सब हो गया, लेकिन अब जो है आगे नहीं। इसलिए तोहमत तो उन पर लगी है कि उन्होंने परमेश्वर मुखिया की हत्या की तोहमत उन पर लगी है, लेकिन लोगों ने माफ कर दिया है। इस बार चुनाव में वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि समाज हाँ, जो टूट रहा था कि इन्होंने परमेश्वर मुखिया तक को नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो बात नहीं है। कोई तो एक नेता निकले जो भूमिहार समाज का नेता हो, बात ये है। वापस फिर से कब्जा चाहिए क्षेत्र पर। और 75 से 80 हजार मतदाता भूमिहार हैं, उसके बाद राजपूत हैं और कुशवाहा समाज भी है। तो ये सब मिलकर इस बार जो है एक अलग माहौल बना रहे हैं। कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं चारों ओर और उसका असर भी दिख रहा है, उनके साथ लोग आ रहे हैं। मगर ये सब पता चलेगा कि परिणाम क्या आता है। लेकिन कहा जाता है कि तरारी में एक और समीकरण, वो है अगरा बनाम पिछड़ा, और उसी में बीते 2 चुनाव से माले के सुदामा प्रसाद जीत रहे थे। अब राजू यादव आए हैं। राजू यादव पहले 2 बार लोकसभा भी चुनाव लड़े, आज तक जीत उनको नसीब नहीं हुआ, और जब लोकसभा में जीत का टाइम आया तो उनका टिकट कट गया था। अब सुदामा प्रसाद जी सांसद बन गए, सीट खाली हुई तो वो उतरे हैं। क्या आपको लगता है कि वो अगरा बनाम पिछड़ा के जरिए जो माले जीतता था वहां पर, वो इस बार हो पाएगा? देखिए, वो जाति के आधार पर तो पूरे बिहार में चुनाव होता है, ये चारों सीट भी उससे अलग नहीं है। तरारी में इस मामले में अलग है कि जहां बाकी के 3 सीटों पर परिवारवाद को बचाने की लड़ाई हो रही है, अपने पारिवारिक किले को बचाने की लड़ाई हो रही है, वहां तरारी में लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो माले अपनी सीट बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये फर्क है बाकी 3 जगह और इसमें। तो ये एक माले के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपनी सीट बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है। ये तय बात है कि माले की जो पकड़ है वो निचले तबके में है, गरीबों में है, पिछड़े में है, उसमें दलित भी हैं,
पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं। मुसलमान भी हैं। वो एक अलग तबका है जो माले के साथ रहता है, भले वो मतलब उनको कितनों डराया जाए, धमकाया जाए, उसका असर नहीं पड़ता। किरण सिंह फैक्टर है कि नहीं यहाँ पर जनसुराज? देखिए, किरण सिंह वहां पर उस इलाके में उन्होंने एक जीविका दीदी के तौर पर, माने उस इलाके में स्वयं सहायता समूहों का जो कि अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया है, और जीविका दीदियों में उनकी एक पहचान थी, और इसी आधार पर टिकट दे दिया गया। हालांकि वहां पर तो जनरल को टिकट दिया गया था, बाद में बदल दिया गया, एसके सिंह, जनरल एसके सिंह को दिया गया था। उनका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, हाँ, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो बाद में किरण सिंह को लाया गया। तो वो भी राजपूत थे, ये भी राजपूत हैं। तो राजपूत मतलब उनकी पहचान बस इतनी है कि वो जीविका दीदियों के तौर पर गांव-गांव में घूमी है और काम करती हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ये सीधा संदेश इलाके में भेजा गया है कि जीविका दीदियों का, नीतीश कुमार के वोटर हैं वो लोग, और नीतीश कुमार ने स्वयं सहायता समूहों को खड़ा किया है। तो एक मैसेज डाला गया है कि जीविका दीदियां इधर उधर नहीं हो, क्योंकि सरकार में जो है और जिन्होंने उनको बनाया है उनके खिलाफ हो जाएगी तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है, और ये संदेश चला गया है। तो ये माना जाए कि अब नीतीश कुमार के पास भी ऑप्शन नहीं बचा, तो डराने और धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। वो तो सरकारें करती हैं, हाँ। उनका वो धर्म है, साम दाम दंड भेद, हर तरह से शासन कैसे चले ये वो करती रहती है। मगर एक जो महत्वपूर्ण बात है, इस चुनाव में जातीय समीकरण तो हर चुनाव में होते हैं, इस चुनाव में भी, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो है रोजगार का मुद्दा। हर सभा में, चारों क्षेत्र में ये रोजगार का मुद्दा छाया हुआ है, और इसका क्रेडिट जाएगा तेजस्वी यादव को। इसके पहले आप देख लीजिए, 18-20 साल से नीतीश जी सत्ता में है, मगर कभी किसी चुनावी सभा में उन्होंने रोजगार पर कोई भाषण दिया हो या वादा किया हो, ये हमको तो याद नहीं। तो हाँ, जंगल राज इन लोगों का पेटेंट है, उसी के आधार पर वोट लेते रहते हैं। अब तेजस्वी ने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है कि ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश स्तर पर ये मुद्दा बन गया है रोजगार का। भाजपा के बड़े नेताओं को भी महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, वहाँ भी झारखंड का चुनाव हो रहा है, वहाँ भी ये रोजगार का मुद्दा उठा रहे हो कि हम लोग इतना अच्छा, रामगढ़ की लड़ाई कैसे देख रहे हो? वहाँ तो चतुष्कोणीय मुकाबला बन गया। चतुष्कोणीय मुकाबला है, वो भी परिवारवाद बचाने की लड़ाई है वहाँ। और देखिए कैसे नेता पलटी मारते हैं। पलटी से बिहार में नीतीश कुमार ही नहीं मारते हैं, जगदानंद सिंह भी उसके नए उदाहरण बने हैं। एक समय था कि उन्होंने टिकट नहीं राजद से मिलने दिया था अपने पुत्र को, सुधाकर सिंह को लालू प्रसाद टिकट दे रहे थे, उस समय ये सांसद थे, ये 2010 की बात। हाँ, तो इन्होंने एकदम मना कर दिया, विरोध कर दिया कि नहीं, उसको टिकट नहीं मिलेगा। जब हम हैं तो एक परिवार से 2 आदमी नहीं, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत को उन्होंने अपनाया। मगर आज वही जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके पुत्र सांसद बन गए हैं। अब दूसरे पुत्र को राजनीति में सेट करने के लिए वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये देखिए परिवर्तन बिहार की राजनीति में। नहीं, एक तीसरे कहिए, इसके पहले पुनीत सिंह को भी उन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़वाया। हाँ, तो पूरा परिवार इसमें सेट हो जाएगा, और राजनीति से अच्छी नौकरी कहीं है क्या? तो इसलिए हर नेता ये चाहता है, उसके मन में इच्छा तभी रहती है कि हमारे परिवार। बीजेपी पिछले चुनाव में भी रामगढ़ में तीसरे नंबर पर रही, फिर उसी पुराने अशोक सिंह कैंडिडेट पर दांव लगाया। क्या मुकाबले में रहेंगे? क्योंकि पिछली बार बसपा दूसरे नंबर पर थी। हाँ, दूसरे नंबर पर थी। देखिए वहाँ जगदानंद सिंह का प्रभाव है उस क्षेत्र में, और इनको उस क्षेत्र में जब ये मंत्री थे लालू सरकार में, तो इनको बिजुलिया बाबा वहाँ कहा जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में कभी बिजली लोगों ने देखी नहीं थी। ये जब थे तो बिजली मंत्री भी थे ये कुछ दिनों तक, तो वहाँ सब तार वार दुरुस्त करके, और वहाँ 18 घंटे 20 घंटे बिजली इनके प्रभाव से रहती थी। तो इसलिए, और काफी वहाँ काम भी इन्होंने। लालू राज में कहा जाता है कि बिहार से बिजली चली गई थी, मगर वहाँ बिजुलिया बाबा के क्षेत्र में रहती थी, तो और भी कई विकास के काम किए। तो इसलिए इनका प्रभाव है वहाँ, असर है, और वो उनके साथ लोग वहाँ खड़े भी रहते हैं। मगर अब समय के हिसाब से उनके पुत्र के लिए कितना वो समर्थन एकजुट रह पाता है, तो ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये देखना पड़ेगा। और बसपा की स्थिति हमको लगता है कमजोर ही हुई होगी, क्योंकि जब जहाँ उनका गढ़ है यूपी, वहाँ जब कमजोर हो गई तो बिहार में उनकी ताकत कैसे बढ़ेगी? उसी की ताकत से तो बिहार में रोशन होती थी बसपा। तो इसलिए बसपा बहुत ज्यादा क्षति नहीं कर पाएगी। और बात है कि जो पुराने कैंडिडेट थे बसपा के, अंबिका यादव जो राजद से पहले विधायक रहे,
इस बार वो मैदान में नहीं है, उनके भतीजे सतीश यादव मैदान में हैं। क्या चुनौती दे पा रहे हैं? नहीं, देखिए सतीश यादव मतदाताओं में उनकी अच्छी पकड़ है और वो आरजेडी में भी, अंबिका बाबू आरजेडी में भी रह चुके हैं और वहां से वो चुनाव भी जीत चुके हैं। वही तो सुधाकर सिंह को हराने के लिए जगदानंद सिंह ने किया था, अंबिका यादव को। तो अंबिका यादव की अपनी पकड़ है वहाँ पर। बहुजन समाज पार्टी की कितनी है वो छोड़ दीजिए, अंबिका यादव की अपनी पकड़ है वहाँ उस इलाके में। पिछले चुनाव में तो मात्र 178 वोट से चुनाव हारे। तो उनकी अब बहुजन समाज पार्टी का पूरा कैमूर का कुछ हिस्सा कैमूर का है, बक्सर का है, वो जो विधानसभा क्षेत्र बना है रामगढ़, तो जिला कैमूर पड़ता है और संसदीय क्षेत्र बक्सर है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में और ये जो दलित समाज का जो वोटर है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, उस इलाके में सक्रिय और एकजुट है और वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट करता रहा है। पिछले चुनाव इसका उदाहरण है कि 178 वोट से वो लोग आए। तो इस बार वो एक फैक्टर के तौर पर तो निश्चित रूप से और है कि बक्सर लोकसभा के चुनाव में भी उनके पार्टी को 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। उस सीमावर्ती क्षेत्र में प्रभाव है बसपा का। तो मतलब दरकिनार तो नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल उसको रिजेक्ट आप नहीं कर सकते। ये ठीक है, कभी अप डाउन होता रहता है। और जनसुराज के जो कुशवाहा जी हैं, हाँ, ये एक फैक्टर होगा। तो बसपा और जनसुराज ये मिल करके राजद का खेल वहां बिगाड़ सकते तो दोनों मिलके एनडीए को मजबूत कर देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो वोट काटेंगे तो जनसुराज तो कुछ बीजेपी का वोट भी काटेगा, मगर बसपा के जो वोट मिलेंगे वो सब राजद वाले वोट होंगे। जो बसपा नहीं होती तो वो वोट राजद में आते हैं। तो ये वहाँ खतरा इनके लिए है। मतलब वहाँ यादव समीकरण दरकने का डर है और वो दरकेगा, बिल्कुल दरकेगा। तो ये जो 4 सीटों की हम चर्चा कर रहे थे, अब ये 4 सीटों का जो रिजल्ट आएगा, क्या लगता है कितना प्रभाव छोड़ पाएगा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले? नहीं, ये देखिए इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो 4 सीट जीते या हारे, बिल्कुल ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि कुछ महीने के बाद आम चुनाव होना है बिहार विधानसभा का। तो उसके लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा। जो भी पार्टी जीत कर आएगी उसके पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा, नेता भी बम बम हुए रहेंगे। मगर अगर जो पार्टी हार जाती है, मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी हार जाती है, तो रूलिंग पार्टी के लिए सन्नाटा रहेगा और वो उसका असर पड़ेगा फिर लोग आम चुनाव में, विधानसभा में। और ये जनता के मूड को मापने का एक थर्मामीटर है ये उपचुनाव। इससे ये पता चलेगा कि 25 में किसकी सरकार बनने की संभावना है। और प्रशांत किशोर के लिए भी ये बड़ा एक पैमाना बनेगा। अगर प्रशांत किशोर अच्छा करते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल होगा 25 में। अगर वो इस चुनाव में कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो उनका जो कैडर है उसमें बहुत बड़ा डिमोरलाइजेशन। एक और बात देखा जाता है उपचुनाव में कि जो पोलिंग होती है वो ज्यादा नहीं हो पाती है, लोग घरों से बहुत कम निकलते हैं। तो ये भी एक क्या फैक्टर बन सकता है हार जीत में? इस बार जो ढंग से प्रचार किया गया है तो उससे लगता है कि पोलिंग तो होगी, पोलिंग अच्छी पोलिंग होगी। और मौसम भी अनुकूल है। लोग भी अभी सब घर पर हैं। छठ से जो लोग आए हैं सब लोग लौटे नहीं है अभी, वो अलग लौटने के लिए मारामारी में हैं। तो इसलिए पोलिंग इस बार ठीक ठाक होगी। आपको क्या लगता है? देखिए 4 सीटें हैं जिनमें 3 सीटें INDIA गठबंधन की थी पहले से। तो अगर गेन करने की स्थिति में तो हमको दिख रहा है कि NDA गेन करने की स्थिति में है और लूज करना अगर किसी है तो RJD को करना है, क्योंकि 3 सीटें उनकी थी। अब देखिए कि आपको तरारी सीट पर NDA मजबूत स्थिति में है। रामगढ़ सीट पर अगर वोटों का बंटवारा हो गया, अंबिका बाबू के बेटे भतीजे सतीश यादव और वो कुशवाहा जनसुराज का, अगर इन दोनों की स्थिति थोड़ी भी मजबूत हुई तो बीजेपी वहां निकल जाएगी। तो वहां स्थिति स्पष्ट आपको दिख रही है। इमामगंज में दीपा मांझी के पक्ष में पोलराइजेशन हुआ है और बेलागंज की स्थिति भी आप देखिए कि 2 बाहुबली यानी सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी, बिंदी यादव की वाइफ हैं, तो 2 यादव कैंडिडेट और 1 मुस्लिम वहां पर घुसा हुआ है। अगर वहां स्थिति जनसुराज की बहुत ज़्यादा मजबूत बताई जा रही है तो वहां भी अगर स्थिति है तो वो मनोरमा देवी वहां से निकल सकती हैं। ये स्थिति बन रही है। तो 3 सीटों में से अगर NDA को 1 से ज़्यादा मिलती है तो गेन कर रहे हैं और वो हारते हैं तो वो हार रहे हैं।
जन स्वराज के लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये है कि क्या इस चुनाव में उनको लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था, क्या उन्होंने जल्दीबाजी की, क्या उन्होंने कोई बिना तैयारी किए हुए, या वो टेस्ट हो जाएगा कि वो सचमुच में 2025 में लड़ने लायक है। बिल्कुल, वो तो चुनाव का डेट 20 नवंबर करवाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी फैसला सुना दिया कि जो तारीख है वही ठीक है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो लग रहा है कि और समय की जरूरत थी उनको, ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ। तो ये हम चर्चा कर रहे थे, आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, तमाम नेताओं को क्या कुछ जनता से कहना था वो कह चुके हैं, और अब बारी जनता की है कि वो क्या फैसला लेती है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।